नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा आज लेकर आया हूँ आपको ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में मई महीने के गोचर के को लेकर। साथियों, जो गोचर की श्रृंखला में अभी हम वीडियो आपको दे रहे हैं उसमें 12 राशियों पर हम आपको वीडियो दे चुके हैं और 12 राशियों के हमने 4 पार्ट किए हैं, 4 वॉल्यूम बनाए हैं। मेष, वृष, मिथुन, उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या सेकंड वॉल्यूम, थर्ड तीसरा भाग जो है उसका, उसमें तुला, वृश्चिक और धनु, और चौथे भाग में मकर, कुंभ और मीन। ये 4 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। ब्रीफ में इसमें आपके सभी राशिफल आपके पास पहुंच चुके हैं। इसकी इंडिविजुअल भी हम वीडियो दे रहे हैं और एक कॉमन वीडियो भी आपको दी हुई है। इसमें सभी मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों का राशिफल उसमें दिया हुआ है, साथ में उपाय भी दिए हुए हैं। मैं इस वीडियो में भी उसको लिंक कर दूंगा, आप चाहें, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि सामान्यतः राशि और लग्न एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और जब गोचर का हम वीडियो बनाते हैं तो ये हम चंद्र कुंडली से बनाते हैं, यानी चंद्रमा की गति क्या है, चाल क्या है, कौन सी राशि से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो आपकी बनती है। और चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम क्या सोचते हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये अगर सारी चीज़ों का अगर आपको ओवरऑल देखना है तो आपको लग्न से भी देखना होगा। तो 50% जो देखते हैं हम वो लग्न से देखते हैं और 50% हम देखते हैं वो चंद्र राशि से देखते हैं, तब जाकर इसके पूरे रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि एक एक वीडियो में आपको 3-3 राशियों का दिया है और एक वीडियो में 12 राशियों का दिया है, जिससे कि आप अपनी लग्न और राशि दोनों के बारे में उस वीडियो से जान सकें कि ये जो मई का माह है आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल वीडियो। सबसे पहले मेष राशि या मेष लग्न, जिनके पहले घर में 1 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा पहले घर में बैठे हों, कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस को हम लग्न कहते हैं। तो मेष राशि यानी मंगल की राशि, मंगल की राशि के साथ साथ इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। और ये जो राशि है वो कैसी राशि है, चर राशि है। राशियां 3 तरह की होती हैं दोस्तों, चर, स्थिर और द्वय स्वभाव। क्रम आप देखेंगे तो भी यही रहेगा, कालपुरुष की कुंडली में पहले घर में चर, दूसरे में स्थिर, तीसरे में द्वय स्वभाव, फिर चर स्थिर द्वय स्वभाव, फिर चर स्थिर द्वय स्वभाव, फिर चर स्थिर द्वय स्वभाव। यानी देखिए, मेरा जो पर्पज है ज्योतिष आपको सिखाना है, मेरा पर्पज सिर्फ गोचर पर वीडियो बनाना नहीं है, जिससे कि मार्केट में बैठे हुए ठगों से आप बच सको। तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखकर मेरी वीडियो आप देखा करें दोस्तों, तो आप अपना हॉरोस्कोप स्वयं देख सकते हैं, आपको किसी को इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने वीडियो में आपको प्लेलिस्ट भी देता हूं और अलग अलग कोशिश करता हूं प्लेलिस्ट देने की, जिससे कि जिस विषय पे आपको जानना हो उसकी आप प्लेलिस्ट खोलें और उस वीडियो को देख लें। तो बात कर रहे हैं अपन मेष राशि या मेष लग्न का मई का माह कैसा जाने वाला है। तो चूंकि मेष राशि पहले घर में ही पड़ती है कालपुरुष के, और जैसा मैंने बताया कि मंगल इसके स्वामी है, ये अग्नि तत्व की राशि है और चर राशि है। तो केंद्र में जो पड़ती है, केंद्र के जो 4 घर हैं 1, 4, 7, 10, ये चर राशि कहलाती है। और ये जो दूसरे घर में पड़ रही है ये स्थिर राशि है। फिर ये स्थिर राशि है, ये द्विस्वभाव राशि में 3, 6, 9 और 12 ये द्विस्वभाव राशि है। उसके बाद बची आपकी 2, 5 और ये 11, और ये कौन सी हो गई आपकी स्थिर राशि।
दोबारा बता देता हूं एक बार, 1, 4, 7 और 10 ये चर राशि है, और 3, 6, 9 और 12 ये द्वय स्वभाव राशि है। अब बची स्थिर, तो कौन सी बच गई? दूसरी बच गई, 2, 5, उसके बाद 8 और 11। ये आपकी कैसी राशि हो गई? स्थिर राशि हो गई। चर स्थिर द्वय स्वभाव, चर स्थिर द्वय स्वभाव, चर स्थिर द्वय स्वभाव, चर स्थिर द्वय स्वभाव। क्लियर है? तो ये राशियों के इस प्रकार से स्वभाव होते हैं, ऐसे ही इनके तत्व होते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जिनकी ये राशियां हैं उन ग्रहों को भी अपन समझ लेते हैं कि कौन से ग्रह में कौन सा तत्व। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मंगल क्या है? अग्नि तत्व है। तो जो मंगल की राशि है वो पहली राशि और 8वीं राशि ये कैसी कहलाएंगी? आपकी मंगल की राशि। तो पहली अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन 8वीं जल तत्व की राशि है। 4, 8, 12 ये जल तत्व में आते हैं। ठीक है, ये 3, 7 और ये आपका 11 ये वायु तत्व में आते हैं, और ये पृथ्वी तत्व के हैं। दूसरा है, 10वां है आपका ये जो है 6वां है, ये पृथ्वी तत्व में आते हैं। मैं एक बार पुनः आपको क्रम बता देता हूं। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये क्रम रहता है इनका। पहली राशि अग्नि, दूसरी वायु, तीसरी पहली अग्नि, दूसरी पृथ्वी, तीसरी वायु, चौथी जल। फिर 5वीं अग्नि, 6वीं पृथ्वी और 7वीं वायु और 8वीं जल। फिर 9वीं अग्नि, 10वीं पृथ्वी, 11वीं वायु और 12वीं जल। ये जल तत्व हो गए इनमें। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। आपको अपने होरोस्कोप देखने से पहले या सुनने से पहले इन्हीं के अकॉर्डिंग हम रेमेडी करते हैं, उपाय करते हैं। बहुत से लोग सुन लेते हैं वीडियो या किसी ने बता दिया और आपने उस हिसाब से उपाय कर दिया, तो उपाय भी इस तरह से नहीं किए जाते। हमारा कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, वो राशि किस तत्व की है और वो ग्रह किस तत्व का है, और हमारी दशा महादशा किस ग्रह की चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम हिसाब करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उपाय करते हैं। तो दोस्तों, मकर राशि में इस समय सूर्य का गोचर हो रहा है, और सूर्य इस घर में सिंहासन पर विराजमान होते हैं, राजा होते हैं इस घर के। ठीक है, तो आपके मान सम्मान में इस समय खूब वृद्धि होने वाली है। आपको खूब यश और सम्मान पब्लिक के बीच में मिलने वाला है। पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। बहुत समय से जो आप इंतजार कर रहे थे, साल भर के बाद सूर्यदेव यहाँ 12 महीने बाद आए हैं, तो आपको जो मेहनत के बावजूद भी नहीं मिल रहा था, जो सम्मान के आप हकदार हैं, जो गेन आपको नहीं हो पा रहा था, जो पद प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल रही थी, वो आपको इस समय सूर्य दिला देंगे। ये अभी 14 मई तक यही रहने वाले हैं, मिड में तक। उसके बाद ये सेकंड हाउस में जाएंगे। तो सेकंड हाउस में भी जाएंगे तब भी आपके परिवार में आपकी बात लोग मानेंगे, और वहां से अष्टम हाउस को देखेंगे तो आपके जो जमा धन है या कोई ऐसे सोर्स जो आपको पता नहीं है, वहां से गुप्त रास्ते से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। वो आपके बीमा का पैसा हो सकता है, वो आपके लॉटरी का पैसा होता है, वो ससुराल से आ सकता है, या अन्य किसी स्रोत से जो आपको याद ही नहीं हो, किसी को दे दिया हो आपने बहुत पहले उधार और उसकी उम्मीद छूट गई हो, तो वो भी पैसा आपको मई के महीने में आ सकता है। तो सूर्य का लग्न में आने का मतलब हो गया कि आपकी पूरी कुंडली प्रकाशवान हो गई। आपके 7th हाउस पर डायरेक्ट एस्पेक्ट सूर्य का पड़ता है,
और सेकंड हाउस जो सेवेंथ हाउस होता है ना दोस्तों, ये पूरक भाव है कुंडली का, है ना, ये बिल्कुल अपोजिटर है कुंडली का। हमारा लाइफ पार्टनर का जो घर होता है वो हम यहीं से देखते हैं, सेवेंथ हाउस ही कहलाता है। तो जीवन साथी या व्यापार में पार्टनर या हमारे जीवन का पार्टनर, दोनों को हम यहीं से देखते हैं। जनता मास को भी हम यहीं से देखते हैं, नौकरी के लिए भी यहाँ से हमें देखना जाता है, व्यापार के लिए हम यहाँ से देखते हैं। तो ओवरऑल ये हमारे 10वें से 10वां है, ये हमारा कर्म हाउस होता है। तो कर्म हाउस का कर्म हाउस है ये, तो 10वें से 10वां, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सेवेंथ हाउस। तो सब जब सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो दोस्तों सूर्य जहां बैठते हैं ना, उस हाउस के जैविक तत्वों को थोड़ा सा झुलसा देते हैं, जला देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, वहां प्रकाश फैला देते हैं, वहां चीजें प्रकाश में आ जाती हैं, लाइट में आ जाती हैं। तो यदि आप किसी की पार्टनरशिप में थे या किसी के साथ प्रेम संबंध में थे और वो गुपचुप चल रहा था, अब उजागर हो जाएगा, मई के महीने में वो ओपन हो जाएगा। आपकी कोई उपलब्धि थी जो अभी जिसका आपको अवार्डेड नहीं हुए थे उसके लिए आप, तो अब आप अवार्डेड हो जाएंगे उसके लिए। इसके साथ साथ क्या है कि शनिदेव आपके 12th हाउस में बैठे हुए मीन राशि में। तो मीन में शनि 12th में बैठे हैं, ये दंडी शनि है, ये गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। विदेश से रिलेटेड यदि आपके कोई काम पेंडिंग थे तो वो बनने का समय आपका आ गया है। अगर आपका वीजा लगने वाला था या आपने अप्लाई किया हुआ है तो शनिदेव आपका लगवा देंगे। देखिए गुरु का गोचर 3rd हाउस से यहां से हो रहा है, पराक्रम भाव से आपके, तो ये गुरु की यहां से भाग्य पर दृष्टि जा रही है और आपके लाभ भाव पर भी दृष्टि जा रही है और 5वीं दृष्टि यहां भी आ रही है, 1 2 3 4 5। तो आपके 7वें घर पर, आपके 9वें घर पर और आपके 11वें घर पर, 3 जगह गुरु की दृष्टि जा रही है। और गुरु की दृष्टि में दोस्तों अमृत वर्षा होती है। जहां जहां गुरु देखते हैं बनते काम बिगाड़ देते हैं, उन हाउस को मैनेज कर देते हैं। तो जो मेष राशि या मेष लग्न होती है, गुरु इनके परम मित्र होते हैं, ठीक है। सूर्य को राजा कहते हैं हम ज्योतिष में, और मंगल को हम सेनापति मानते हैं। गुरु तो राजपुरोहित है ही है, तो राजपुरोहित क्या करते हैं, सलाह देते हैं। राजा इनसे सलाह करता है और सलाह करके सेनापति को आदेश देता है, तो सेनापति भी इनका बहुत रिगार्ड करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सूर्य ऑलरेडी बैठे हुए हैं अपने मित्र राशि में और गुरु कहीं ना कहीं नजर डाले हुए हैं आपके मुख्य घरों पर। आपके केंद्र भाव पर भी दृष्टि है, आपके त्रिकोण पर भी गुरु की दृष्टि है, उपचय भाव में गुरु स्वयं बैठे हुए हैं। और ये आगे जाके 11 मई के बाद ये जो है कर्क में भी जाएंगे, 4th हाउस में भी आपके जाएंगे, उससे भी आपको डायरेक्ट बेनिफिट होंगे क्योंकि वो सीधे 10th हाउस पर दृष्टि जाएगी, आपके कर्म भाव पर दृष्टि जाएगी। तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके एक से अधिक आय के सोर्स जनरेट हो सकते हैं। बड़े भाई से, पिता से, ससुर से, वहां से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, बड़ी बहन से। तो कुल मिला के ये जो गोचर है बहुत ही बढ़िया गोचर आपका मई का साबित होने वाला है आपके लिए। तो यदि कुछ समय से आप कोई ऐसी चीजें थे जिनको आपको पेंडिंग कर रखे थे, देखिए कितना बढ़िया राहु केतु का भी कॉम्बिनेशन है। राहु आपके 11th हाउस में बैठे हुए, इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं, काम त्रिकोण का ये भाव है आपका, 3रा 7वां और 11वां, ये काम त्रिकोण कहलाते हैं। तीनों घर काम त्रिकोण कहलाते हैं। तो इच्छाओं की पूर्ति कराना ये काम है, और राहु चूंकि बैठे हैं तो एम्पलीफायर कर रहे हैं चीजों को और बढ़ा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो धन में भी वृद्धि करा रहे हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करा। देखिए यहाँ से 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 और 5, तो नवम पंचम का कॉम्बिनेशन बन रहा है।
राहु और गुरु का। और तीसरा, जैसा कि आपको पता है, तीसरा जो घर होता है वो राहु का को बहुत सूट करता है। तो थर्ड हाउस पर जब राहु की दृष्टि जाती है तो राहु इसको खराब नहीं करते, इसको और अच्छा करते हैं। तो आपके पराक्रम में वृद्धि करा देंगे। पराक्रम के माध्यम से या छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से, या ऑनलाइन काम आप करते हैं तो ऑनलाइन के काम के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, वाणी के थ्रू आप धन कमाएंगे और मान सम्मान कमाएंगे। हाँ, इरोगेंट थोड़े आप होगे क्योंकि सूर्य लग्न में बैठ गए हैं, वो आपको देखना है, उसको आपको मैनेज करना है। और मंगल भी वही आने वाले हैं, क्योंकि मई में मंगल भी यहीं रहने वाले हैं। मंगल का 45 दिन का ही गोचर होता है, तो अभी शनि के साथ कॉम्बिनेशन 12th में बनाए हुए हैं, इसीलिए चोट चपेट और ये सब की संभावनाएं इस समय बना रहे हैं। यदि आपके कोई लीगल मैटर हो तो ये बहुत अच्छा समय है सुलटाने का, इनको सुलझा लीजिए आप। कल 24 अप्रैल है, माँ बगलामुखी की जयंती है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, खास तौर से ऐसे काम के लिए जो कि आपके शत्रुनाश का काम हो या आपके कोर्ट कचहरी में केस पेंडिंग हो, क्योंकि माँ बगलामुखी इसी के लिए जानी जाती हैं। ये एक स्पेशलाइजेशन है उनका न्याय दिलाने में, ये न्याय की देवी है। ये आपको शत्रुनाश भी करती हैं और आपको सफलता भी दिलाती है, शत्रुहंता योग बनाती हैं। तो 24 अप्रैल यानी कल का दिन आप माँ बगलामुखी को याद करिए, उनके सम्मान में आप उनके जो बीज मंत्र है उसका जाप करिए। आपको YouTube पर जी भी मिल जाएगा और बहुत सिंपल सा होता है। ओम ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ये जाप भी आप कर सकते हैं। नहीं है तो आप दुर्गा भवानी का जाप कर सकते हैं। और स्पेशली बगलामुखी का कर रहे हैं तो मातर बगले विजेता, ये भी एक बीज मंत्र है, एक सिंपल मंत्र है, मातर बगले विजेता, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है इसके लिए कि आपको कोई एक बैठक में करना है, आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। जितना अधिक आप इस मंत्र का जाप करोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके कोर्ट कचहरी के केस हो, आपके कैसे भी दुश्मन हो, कोई किया कराया हो आपके ऊपर, सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये बंधन काटने वाला मंत्र है। माँ बगलामुखी बंधन काटने वाली देवी है, न्याय की देवी है। जो कहीं से नहीं आपको मिलेगा ना, वो आपको इनसे मिलेगा। तो शुक्र का भी गोचर आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, और सेकंड हाउस आपको पता है धन का भाव है, परिवार का भाव है, स्वाद का है, वाणी का है, खान पान का है ना। तो शुक्र यहाँ जब बैठते हैं तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि जाती है सीधे सीधे 7वीं दृष्टि वो अष्टम हाउस पर जाती है, 8वें घर पर जाती है। तो 8वां घर से यानी ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ कराएगी। ससुराल में आपकी यात्रा भी हो सकती है, अच्छे अच्छे कपड़े आपको मिल सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र को आपको पता है कि एंजॉय करने वाले प्लानेट हैं, उनको भोग विलास पूरा चाहिए। तो आपके घर परिवार में भी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। आपके घर में परिवार में सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। बहुत अच्छा आपके यहाँ कोई प्रीत भोज हो सकता है, भोजन के कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें आपको स्वादिष्ट भोजन चखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल आपका मई का गोचर है। 2 पार्ट में मैंने आपको थोड़ा सा इसको बताने का इसलिए कोशिश की है जिससे कि क्योंकि सूर्य की पोजीशन बीच में चेंज होने वाली है और मंगल की भी पोजीशन चेंज होगी। क्योंकि देखो कुछ प्लानेट तो ऐसे हैं जो लंबे टाइम चलते हैं, गुरु भी बार बार इधर उधर हो रहे हैं इसमें, क्योंकि ये कर्क में जा रहे हैं फिर वापस मिथुन में आ रहे हैं। तो ये 11 मई के बाद गुरु का भी आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव भी बकरी होंगे कि बकरी होकर बुध के नक्षत्र रेवती में जाएंगे और फिर वापस अपने नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में आएंगे। तो ये जो टाइमिंग है इसमें ये सब रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
अच्छा गोचर है मकर मेष राशि वालों के लिए। करना क्या है, यदि वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहला काम। दूसरा, बेल आइकन का बटन दबा दें जो आपने नहीं दबाया हो। तीसरा, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। उसके बाद है रेमेडी। रेमेडी क्या करना है आपको, सबसे पहले सुबह उठ के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ देना है, क्योंकि लग्न में ही विराजे हुए, नहीं तो सिर दर्द या आंख से रिलेटेड इशू या किडनी वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि सूर्य क्या है, कहीं ना कहीं हड्डियों के विकारक है ना। तो जो जॉइंट हैं, जॉइंट पेन दे सकते हैं, किडनी, लीवर, ये सब कहीं ना कहीं इसको भी प्रभावित करते हैं। और खासतौर से सिर और आंख, क्योंकि ये लग्न यहीं बैठे हुए लग्न में, तो माइग्रेन वगैरह का जो दर्द होता है, बहुत तेज होता है सिर का दर्द, तो कई बार सूर्य यहाँ बैठ के दे देते हैं। तो इससे आपको बचना है। तो सुबह एक तो आदित्य हृदय सूत्र का पाठ, यदि डेली नहीं कर पा रहे तो संडे को करना ही है आपको। और सूर्य को जल देना है सुबह। सूर्य को जल कैसे देना है, सूर्य को जल देते समय जल के अंदर कुछ आप लाल चीज डाल लें, या तो काली मिर्च के दाने डाल लें 11, या आप उसमें लाल रोड़ी डाल लें, मौली जिसको हम कहते हैं, या फिर आप उसमें गुलाब के पत्ते डाल लें, गुड़हल के पत्ते डाल लें, या फिर आप थोड़ा गुड़ डाल लें, शक्कर डाल लें, कुछ भी डाल लें। तो यदि सूर्य आपके वीक है तो इससे सूर्य स्ट्रांग हो। अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं, 7th हाउस में बैठे हुए, तो आप गुड़ का दान करिए, बाजरे का दान करिए, आपको इससे लाभ होगा। और यदि सूर्य की पोजीशन ठीक है तब फिर आपको ये शासन प्रशासन से सारे बेनिफिट्स मिलने ही वाले हैं। सूर्य के साथ साथ आपको मंगल का भी करना, हनुमान चालीसा का भी करना है, क्योंकि मंगल भी आने वाले हैं, तो उनकी भी एनर्जी बैलेंस हो जाए। क्योंकि दोनों फायर एलिमेंट हैं, अग्नि तत्व के प्लानिट हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध भी बढ़ेगा, आपके अंदर जोश भी आएगा। तो जोश के साथ साथ क्रोध और अधीरता, ये दो भी देखने को मिल सकते हैं। तो उस पर आपको नियंत्रण करने के लिए ये जरूरी है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नियमित रूप से आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिए और मेडिटेशन करिए। शरीर के अंदर जो एनर्जी है इसको बाहर निकालने की कोशिश करिए, योग के माध्यम से या पैदल चल के पसीना निकलना चाहिए। आप ध्यान रखिए, फायर एलिमेंट का जब बढ़ता है ना शरीर के अंदर मामला, तो पसीना जब बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए, आप तालाब में जाकर नहाइए और अच्छा है, स्विमिंग करिए, डांस करिए। कुल मिलाकर ये मई का महीने का आपका संक्षिप्त गोचर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो पुनः एक बार आपसे आग्रह के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए